तो ऋचा जी, अभी तक ये था, मुझे नहीं पता ये कितना सही है। अगर वैसे देखा जाए तो सशक्त होने के लिए पैसे की जरूरत है, फाइनेंसेस की जरूरत है। फाइनेंसेस हो तो सशक्त। तो आज तक महिला इसीलिए चुप रही बेचारी कि उसके पास घर में भी काम करना है, सशक्त। तो हमने चुनाव के माध्यम से शुरुआत साउथ से हुई, पर चुनाव के माध्यम से हम इस लेवल पे आ गए कि हमने 10-10 हज़ार रुपए डायरेक्ट दिए। एक्सपर्ट्स और नैरेटिव के लिहाज से इसको कहा गया कि हमने वोट खरीद लिया, लेकिन ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही, सब कर रही है। सभी ममता दीदी 1500 दे रही है तो बीजेपी 3000 दे रही है। नाजिया जी ने ये ले लिया कि आपकी पार्टी, मैंने किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट किया, मैंने तो सिर्फ एक जनरल बात चलिए अपन तो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। जनरल बात कही। ऑब्जेक्टिव तो नहीं बन गए हम सिर्फ। हाँ जी, कि ऑब्जेक्टिव तो ये सबसे सवाल है। एग्जैक्टली। और ये सवाल ये है कि ऐसा तो नहीं, देखिए ये बात तो तय है कि आज तो शुरुआत है, ये कोई हमने जीत नहीं लिया, अभी तो हमने शुरुआत की है। अगले 5 दशक बाद जाके हम जो आज बात कर रहे हैं वो चरितार्थ हो पाएगी। लेकिन अभी महिलाओं के खाते में पैसे देना, उससे क्या होता है, वोट आता है, किसी जो भी दे रहा है। जेएमएम में, झारखंड में जेएमएम को आया, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, कुकर भिजवा देना एक चुनाव रात से पहले, ठीक है, ये भी एक। और अब उनको महिलाओं को राजनीति में लाके ये दिखाना कि आ जाओ तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव तो नहीं है जो हम पूरा कर रहे हैं, टिक बॉक्स। देखिए मतलब हम लोग से पूछ रहे हैं हमें, क्या हम ऑब्जेक्टिव तो नहीं बन रहे हैं? पहले अपनी बात में भी यही कहा था कि यदि वास्तव में इन चीजों को चरितार्थ किया जाए जमीनी स्तर तक, तब तो ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं। लेकिन ये यहाँ पे जो सपने देखे जाते हैं वो जमीन तक पूरे नहीं उतरते हैं। सबसे पहली बात है कि हमारी ही धरती को भारत माता कहा जाता है, स्त्रीलिंग, और उसके साथ साथ हम कहते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम में भी मातरम है, यानी कि अपनी मातृभूमि को आप वंदित कर रहे हैं, उसकी वंदना कर रहे हैं। और जब हम भारत माता और मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं तो घर में बैठी हुई स्त्री की, माता की वंदना क्यों नहीं कर रहे हैं? ये शुरुआत तो इस सोच से हुई, ठीक है। अब इसको चरितार्थ करने के लिए हमारी जो जमीनी सच्चाई है वहां तक ये उतर कर आती है। चाहे हमने आज जितना भी डिस्कशन किया हो, सोच बहुत अच्छी है, चरितार्थ होने की जरूरत है, और चरितार्थ करने के लिए भी महिलाओं को ही चुना जाए। बस यही मेरा कहना है कि सही महिलाओं को चुना जाए और सही चेहरों को चुना जाए, उनके कार्यों को चुना जाए, उनके किए हुए जो भी वादे हैं उन पे ध्यान दिया जाए, या वो क्या कर सकती हैं उनकी क्षमताओं को चुना जाए। केवल एक पार्टी को नहीं, महिला को चुना जाए। सही महिलाओं को चुने तभी वो आपकी संसद में आवाज बन सकती है, तभी वो, देखिए विमेन लेड सोसाइटी की बात की जा रही है, मेन लेड सोसाइटी से ऊपर विमेन लेड सोसाइटी। आपने जिस भी कंट्री में देखिए, फिनलैंड का उदाहरण उठाइए, वहां की प्रधानमंत्री महिला है। आपके पहले 3 जो हैप्पीनेस इंडेक्स में आते हैं, हैप्पी कंट्रीज जो आते हैं, फिनलैंड उन्हीं में एक हिस्सा है। तो क्या महिला उस लेवल तक हमारे हिंदुस्तान में काम नहीं कर सकती? कर सकती हैं। मैंने वही कहा कि इक्वालिटी की बात मत कीजिए, इक्विटी की बात कीजिए। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल इक्विटी का चरितार्थ रूप है कि 33% से शुरुआत हुई है। मतलब भारत 33% मार्क्स लेकर के पास तो हो रहा है, फिर 40% भी होगा, फिर 50% भी होगा, और मुझे लगता है एक दिन डिस्टिंक्शन भी आएगी, 75% भी हो सकता है। शुरुआत कीजिए, और इस शुरुआत के साथ एक अच्छी सोच के साथ हम आगे बढ़ें तो सही होगा। तो सही चेहरों को, व्यक्ति सही नहीं होता, काम करते करते ट्रेनिंग के साथ सही होता है। देखिए, आखिरी बस ये तो आपने बोला कि मैं पुरुषों से, मेरा मुद्दा ये है कि वो कोई भी पार्टी हो, वो पुरुष को चुने या महिला को चुने, सही व्यक्तित्व, सही व्यक्ति उसको चुने, सही सोच वाले व्यक्ति को चुने, जो कि काम करने वाला हो, जिसका कर्म बोलता हो, सिर्फ वाणी नहीं। बिल्कुल आखिरी सेगमेंट है मेरा, सबसे सेम सवाल है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, किसका नुकसान होगा ये बिल पास हुआ, और नहीं हुआ तो किसका फायदा होगा? हर चीज़ की एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड रहता है। ये मौका जब हमें मिल रहा है, लड़कियों को मिल रहा है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम आगे जाके इस चीज़ को कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे। अगर हमारी सोच नेगेटिव रहे तो हम नेगेटिविटी को फैलाएंगे, नेगेटिविटी को। अगर पॉजिटिव रहे हम सब, तो हम पॉजिटिव बहुत आगे ले जाएंगे इसको। हम आज 33% है, ठीक है, आज बेसिकली देखा जाए तो 15% है, जैसे दीदी ने कही है। तो अगर ये 33% आ जाता है, चाहे बाध्यता मूलक हो, चाहे कुछ भी, जैसे भी हो, जैसी सोच के साथ भी हो, चाहे वो अपने फायदे के लिए क्यों ना ला रहे हैं, ठीक है, तो अगर इस ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम आगे इसको कहाँ ले जाएंगे। मैम पॉलिटिकल सवाल है, ये बिल अगर गिर जाता है तो फिर ये बिल और ये महिलाओं की 33% का भागीदारी, फिर कब ये सपना संभव हो पाएगा? देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से साफ पिक्चर दिखाई दे रही है। ये बिल पास होता है तो भी महिलाओं की जीत है, ये बिल नहीं पास होता है
तो भी महिलाओं की बहुत बड़ी हार है। और जब महिला की हार है तो ये राष्ट्र की हार है, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्त्री को कैसे देखा जाता है, मैं फिर उसी पे आती हूँ कि स्त्री माँ है, स्त्री मातृभूमि है और स्त्री ही जगन माता है, और उन सबको मिलाकर स्त्री सृष्टि है। अब ये स्त्री की हार होगी, और इसको करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो इसकी गहराई को नहीं समझ रही हैं, कि केवल अपने छोटे छोटे पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये सोच रही हैं, ये एक नई सदी की, एक नए जीवन की, 5 सदी बाद हमारा देश कैसा होगा, और उससे पहले ही 2047 में अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबर मिलके काम करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अगर हम दोनों बराबर मिलके काम करते हैं, दोनों सही डायरेक्शन के अंदर चलते हैं, तो हमारी जीडीपी 27% बढ़ जाती है। अब आप बताइए कि भारत विश्व गुरु बनेगा या नहीं, लेकिन अगर हमने ये इसको फिर गिरा दिया तो हम एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि महिला की जगह घर के अंदर ही है, नेतृत्व की क्षमता उसके अंदर नहीं है। नाज़िया जी, अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या ये जो क्राइम और रेप 0% हो जाएगा, और अगर 0 नहीं भी होता तो न्याय 100% मिलने लगेगा? देखिए, महिलाओं की संख्या जितना ज़्यादा पावरफुल स्थान पर बढ़ेगी, उतना ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन को कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि आज जब मैं देश की सर्वोच्च न्यायपालिका जाती हूँ तो मैं बहुत डंके की चोट पर कहती हूँ कि बलात्कारी की सज़ा सिर्फ फांसी होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से होनी चाहिए। अब कल को मेरे जैसे शिक्षित महिलाएं और जब जाती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती हैं, अपनी आवाज़ पूरा एक साथ मिल करके उठाती हैं, तो जो काम 10 साल में होने का है वो 10 दिन में हो जाएगा, 10 महीने में हो जाएगा। तो जब महिलाएं वोकल होंगी और पावर के साथ वोकल होंगी तो वो बात ही अलग होगी, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन धीरे धीरे हम खत्म कर पाएंगे। दूसरी बात है कि ये जो धरती है हमारी, ये मातृ पूजा करते हैं हम लोग, भारत माता की वंदना करते हैं हम लोग, ये यहाँ पर दुर्गा माँ, काली माँ की पूजा की जाती है। तो मुझे बड़ी विडंबना और आश्चर्य की बात है कि विपक्षी दल एक तो देवियों को भी नहीं मानते, और जो हम देवियां हैं हमें भी मानने को तैयार नहीं है। तो बड़ा अजीब लगता है, ना भगवान राम को मानने को तैयार है, ना माँ दुर्गा को मानने को तैयार है। आखिरी सवाल, अक्सर ये आरोप लगता है राजनीति में कि अगर किसी मंत्री का, विधायक का, सांसद का बेटा कुछ क्राइम कर दे तो वो बच जाएगा। अगर किसी महिला मंत्री, महिला सांसद या महिला विधायक का बेटा या घर का कोई व्यक्ति, बच्चा कोई क्राइम कर दे तो क्या वो बचेगा या वो नहीं बचेगा? क्या फैसला? मैं यहाँ पर रानी अहिल्याबाई होलकर का एक उदाहरण देना चाहूंगी। कायदे में तो पुरुष या स्त्री दोनों को ही अपने बच्चे को सजा देनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि महिला अपने बच्चे को एटलीस्ट कानूनन सजा नहीं दिलवाएगी तो खुद तो सजा जरूर देगी, जो मेरी सोच है। लेकिन हाँ, कानूनन दोनों ही, स्त्री पुरुष दोनों को ही उस बच्चे को पूरी सजा देनी चाहिए। और मुझे लगता है इसमें रेशो जरूर इंक्रीज होगी कि अगर वो महिला मंत्री का बच्चा है तो रेशो जरूर इंक्रीज होगी कि उस बच्चे को पक्का सजा मिले।